नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम ली सैतेलिए का जो नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ली सैतेलिए का नियम क्या है। ली सैतेलिए जो है उसने उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि बाह्य जो कारक है उनके प्रभाव का अध्ययन किया और इस प्रभाव की व्याख्या करने के लिए एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया जिसे हम ली सैतेलिए का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो सके। ये जो है ली सैतेलिए का नियम है। यदि हम इसे सरल भाषा में समझना चाहें तो अगर किसी अभिक्रिया की कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था में है और यदि हम उसके ताप में वृद्धि कर देते हैं तो अभिक्रिया जो है उस दिशा में जाएगी जिधर जाने पर जो है ताप का अवशोषण हो, यानी कि साम्य अवस्था जो है उस दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगी जिधर जाने पर ताप में कमी होती है। इसे हम एक सामान्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यदि हम बर्फ और जल जो साम्य है उस पर विचार करें तो बर्फ का जल में बदलना जो है एक ऊष्माशोषी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि इस अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर हम दाब को बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर जो है दाब में कमी हो, ऐसा ली सैतेलिए का नियम कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो बर्फ है उसका आयतन अधिक, और ये भी पता है कि आयतन में कमी होने पर जो है दाब में कमी होती है। और हम जानते हैं कि बर्फ का आयतन अधिक होता है, जल का कम। यदि बर्फ से जल की ओर जाएंगे तो आयतन में कमी आएगी और दाब में कमी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ाने पर जो बर्फ है वो जल में परिवर्तित होगी, अर्थात साम्य जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित होगा। इसी तरह से यदि हम ताप के प्रभाव का अध्ययन करें बर्फ जल साम्य पर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बर्फ का जल में बदलना जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी कि बर्फ जल में बदलती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जो है बर्फ पिघलेगी और साम्य जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो ये है ली सैतेलिए का नियम, जो ये कहता है कि यदि हम कोई बाह्य कारक में परिवर्तन करें तो परिवर्तन करने पर साम्य अवस्था उस दिशा में जाएगी जिधर जाने पर किए गए परिवर्तन के प्रभाव जो है वो समाप्त हो सके। अब इस साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करेंगे और उसमें यह अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कारक जो है साम्य अवस्था को प्रभावित करते हैं और ली सैतेलिए के अनुसार नियमानुसार जो है अभिक्रिया जो है उस बाह्य कारक में परिवर्तन से किस दिशा में विस्थापित होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। यदि किसी अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उसके अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर उस पदार्थ की सांद्रता में कमी हो। ली सैतेलिए का नियम जो है ये कहता है कि यदि हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि करें तो अभिक्रिया जो है उस दिशा में जाएगी जिधर उस पदार्थ की सांद्रता में कमी हो। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं और
जैसे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के योग से अमोनिया के निर्माण की जो अभिक्रिया है उस पर यदि हम विचार करें तो इस अभिक्रिया में यदि साम्य अवस्था पर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो साम्य अवस्था जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित होगी, क्योंकि अग्र दिशा में जाने पर N2 और H2 की सांद्रता में कमी होगी और अमोनिया की जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा यदि हम अमोनिया की सांद्रता में वृद्धि करें तो अभिक्रिया जो है पश्चिम दिशा में जाएगी और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था पर सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में जाने पर उस पदार्थ की सांद्रता में कमी आए या वो उस पदार्थ का जो है उपयोग हो। इसी तरह से साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो जो दूसरा जो कारक है वो है दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये जो कोई भी जो गैसीय अभिक्रिया होती है उस गैसीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था दाब में परिवर्तन से प्रभावित होती है और दाब परिवर्तन करने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर जाने पर उसके आयतन में कमी हो। और कोई भी जो गैसीय अभिक्रिया है उसके आयतन में कमी की यदि हम बात करें तो जिधर जाने पर गैस के अणुओं की या मोलों की संख्या में कमी होती है उधर जो है उसके आयतन में कमी होगी, यानी कि आयतन जो है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यदि गैस के आयतन के मोलों की संख्या जो है उस पर भी जो है दाब में परिवर्तन निर्भर करता है। तो दाब में वृद्धि से साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में मोलों की संख्या में कमी हो। अब ये जो दाब का जो प्रभाव है वो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं पर अलग अलग पड़ता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए डेल्टा एन का मान ऋणात्मक हो, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मोलों की संख्या जो है अधिक होती है और उत्पाद के मोलों की संख्या कम होती है। ऐसी अभिक्रियाओं में यदि हम दाब में कमी करेंगे तो दाब में कमी करने पर अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में जाएगी, क्योंकि पश्चिम दिशा में जाने पर दाब में वृद्धि होती है। इसके विपरीत ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए डेल्टा एल ऋणात्मक है, यदि उन अभिक्रियाओं के लिए हम दाब में वृद्धि करेंगे तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर जो है दाब में कमी हो। और डेल्टा एन ऋणात्मक वाली जो अभिक्रियाएं उसमें जो है दाब में कमी कब होगी, जब अभिकारक उत्पाद में बदले, यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो। अब ये जो डेल्टा एन ऋणात्मक वाली जो अभिक्रियाओं का उदाहरण हम देख सकते हैं, और इसके उदाहरण की यदि हम बात करें तो जैसे 2SO2 + O2 = 2SO3, इस अभिक्रिया में जो है 2 SO2 के मोल एक ऑक्सीजन के मोल के साथ क्रिया करके 2 जो है वो SO3 के मोल बना रहा है और इसके लिए डेल्टा एन -1 है। तो इस अभिक्रिया में दाब के प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा। इसके विपरीत ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए डेल्टा एन धनात्मक हो, अर्थात अभिकारकों की तुलना में उत्पादों के मोलों की संख्या अधिक हो, तो उन अभिक्रियाओं में यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है उधर जाएगी जिधर जाने पर मोलों की संख्या में कमी हो, अर्थात दाब में कमी हो। और दाब में कमी कब होगी, जब अभिक्रिया जो है पश्चिम दिशा में जाए, यानी कि उत्पाद जो है वो अभिकारक में परिवर्तित हो। जैसे यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के विघटन पर विचार करें तो इसमें PCl3 और Cl2 बनता है। यदि इस अभिक्रिया का दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जो है उसमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 योग करेंगे और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण होगा। इसके विपरीत N2O4 के विघटन भी जो है दाब बढ़ाने पर विपरीत दिशा में जाएगा। और इसके विपरीत यदि हम दाब में कमी करेंगे तो यह अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में जाएगी, यानी कि अग्र दिशा में जो है होती है।
तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनके लिए डेल्टा एन जो है वो बराबर 0 होता है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या जो है वो समान होती है। और ऐसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अभिकारक से उत्पाद में या उत्पाद से अभिकारक में बदलने पर मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे N2 + O2 यानी कि 1 मोल N2 1 मोल O2 के साथ यानी कि टोटल 2 मोल अभिकारकों की क्रिया करके 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि 2 मोल अभिकारक और 2 मोल ही उत्पाद, यानी कि इसके लिए डेल्टा N जो है वो 0 है। इस अभिक्रिया पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कारक है, महत्वपूर्ण कारक, जो कि ली सेटेलिए के नियम से जो साम्य अवस्था पर प्रभाव डालता है, जिसको हम ली सेटेलिए के नियमानुसार समझा सकते हैं, और वो है ताप परिवर्तन का प्रभाव। जो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती है उन पर जो है उनकी साम्य अवस्था पर यदि हम ताप में परिवर्तन करें तो उनकी साम्य अवस्था जो है वो विस्थापित हो जाती है। यदि ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है उस ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ताप हम यदि बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया जो होती है वो अग्र दिशा में विस्थापित होगी उसकी साम्य अवस्था, क्योंकि अग्र दिशा में जाने पर ऊष्मा का जो है वो अवशोषण होता है। इसके विपरीत जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसमें यदि हम ताप में कमी करते हैं तो अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो है ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था जो है वो प्रतिप दिशा में जाएगी, जब क्योंकि अभिक्रिया के प्रतिप दिशा में चलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की हम बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का निर्माण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण जो है ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और इस अभिक्रिया में भी यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो साम्य अवस्था जो है वो पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाती है। ये सभी अभिक्रियाएं जो है ऊष्माक्षेपी हैं और ताप बढ़ाने पर पश्चिम दिशा में और ताप घटाने पर साम्य अवस्था जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित होगी। इसके अलावा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का विघटन है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विघटन है, ये इन सभी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन जो है धनात्मक है, अर्थात इनके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होने के कारण ये सभी अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं पर यदि हम विचार करें तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है उसके लिए यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर ऊष्मा का शोषण हो, और क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में बदलती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए जो है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में जाएगी, अर्थात साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है। जबकि ऊष्माशोषी या ये जो सभी अभिक्रियाएं हैं इन अभिक्रियाओं में यदि हम ताप में कमी करें तो ताप में कमी करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर जाने पर ताप में वृद्धि हो, अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रिया अगर प्रतिप दिशा में जाती है तो ताप का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि ताप में वृद्धि होगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया की ताप में कमी करने पर अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में जाती है, अर्थात साम्य अवस्था जो है वो पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो आज जो है हमने इस वीडियो में ली सेटेलिए के जो नियम है उस ली सेटेलिए के नियम को जो है समझा, और हमने जो है ये पढ़ा कि यदि हम किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर बाह्य कारकों में परिवर्तन करते हैं
तो परिवर्तन करने पर साम्य अवस्था जो होती है वो उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर की किए गए परिवर्तन का जो प्रभाव है वो समाप्त हो सके। और इसको जो है हमने बर्फ और जल साम्य अवस्था का उदाहरण लेकर समझाया। साथ ही हमने जो है साम्य अवस्था पर विभिन्न कारक जैसे सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने देखा कि सांद्रता में परिवर्तन करने पर यदि हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी, और इसी तरह से इनकी सांद्रता में कमी करने पर भी जो है साम्य अवस्था अलग अलग दिशाओं में विस्थापित होगी। दाब परिवर्तन जो है वो अभिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव केवल उन्हीं अभिक्रियाओं पर पड़ता है जिनके लिए अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या में अंतर होता है, और जिन अभिक्रियाओं के अभिकारकों और उत्पादों की मोलों की संख्या जो है समान होती है उन पर जो है दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हमने ये भी कहा था कि दाब बढ़ाने पर जो है अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर जाने पर अभिक्रिया मतलब पदार्थ के मोलों की संख्या में जो है कमी हो, और दाब में कमी करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर जाने पर पदार्थ के मोलों की संख्या में वृद्धि हो। ताप परिवर्तन जो है हमने ये देखा कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं पर ताप परिवर्तन का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है या साम्य अवस्था जो है अग्र दिशा में विस्थापित होती है। इसके विपरीत ताप में कमी करने पर ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में यानी कि साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। तो ये हमने पढ़ा ली सैतेलिए का नियम। आज के लिए जो है इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।